नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12 बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए मैंने जो 151 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ शुरू की है, उसका आज ये तीसरा वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसका आज का अपना टॉपिक है जनसंख्या वितरण घनत्व, वृद्धि और संगठन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला अपना क्वेश्चन है, भारत में जनगणना सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई? तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि यहाँ से दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मैं एक साथ में ही बता दूंगा। दो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं? तो पहला तो हो गया कि जनगणना सर्वप्रथम किस वर्ष हुई, तो इसका उत्तर तो हो गया 1872। दूसरा यहाँ से है कि संपूर्ण जनगणना सर्वप्रथम कब हुई थी, तो इसका उत्तर रहेगा आपका 1881 ईस्वी। ठीक है, यानी कि पहला क्वेश्चन है जनगणना सर्वप्रथम किस वर्ष हुई, सीधा क्वेश्चन आता है तो 1872 है। अगर संपूर्ण पूछे तब 1881 आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना रहा? यानी कि यहाँ पूछ रहा है भारत का जनसंख्या घनत्व। तो ये तो आप सभी को याद ही होगा, 382 प्रति 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, साथ में आपको ध्यान में रखना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरा क्वेश्चन है कि एशिया का सघनतम बसा हुआ देश कौन सा है? तो एशिया के अंदर जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है वो आपसे पूछ रहा है, और जिसका उत्तर है बांग्लादेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला दशक कौन सा रहा? तो यहाँ से भी आपके दो क्वेश्चन हैं, एक तो सर्वाधिक वृद्धि वाला और एक ऋणात्मक या निम्न वृद्धि दर वाला। यानी एक तो सर्वाधिक और एक निम्न। तो निम्न वाला सभी को लगभग याद रहता है 1911 से 21 वाला, लेकिन ये याद नहीं रहता 1911 से 21 वाला ऋणात्मक या निम्न वृद्धि वाला याद रहता है, लेकिन ये 1971 वाला कम ध्यान में आता है, इसलिए मैंने ये भी मेंशन कर दिया है। तो सर्वाधिक पूछे तो 1971 है, न्यूनतम या निम्नतम या फिर ऋणात्मक पूछे तो 1921 रहेगा, और विस्फोटक पूछे तो 1951 वाला 1971 तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के अपेक्षाकृत लघु आकार और विशाल जनसंख्या वाले राज्य का नाम बताइए। तो यहाँ पर आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। कैसे? कि भारत की अपेक्षाकृत लघु आकार और विशाल जनसंख्या वाले, पूछना क्या चाह रहा है? यहाँ पर पूछना चाह रहा है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है। जनसंख्या घनत्व कहाँ पर होगा? कम क्षेत्रफल पर अधिक लोग रहेंगे। जैसे कि आपको पता है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति वर्ग इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। तो कम क्षेत्रफल पर अगर अधिक लोग रहेंगे यहाँ पर, तब क्या होगा? तब जनसंख्या घनत्व अधिक होगा। यानी कि इस प्रश्न में पूछना चाह रहा है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो वो उसका उत्तर हो गया बिहार, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? तो उसका है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में आता है पश्चिम बंगाल का स्थान। अब यहीं पर ये क्वेश्चन उल्टा पूछे कि भारत के अपेक्षाकृत विस्तृत आकार और लघु जनसंख्या वाले राज्य, यानी कि निम्न जनसंख्या घनत्व वाला, यहाँ पर क्या पूछेगा आपसे? निम्न जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछेगा, जिसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, भारत के तटीय मैदानों में सदैव ही जनसंख्या का सांद्रण रहा है, एक कारण लिखिए। देखो, आपको ये तो पता है
कि भारत के जो तटीय मैदान हैं वो सघन बसे हुए हैं, लेकिन इनमें जनसंख्या का सांद्रण या सघन होने का कारण क्या है, अधिक जनसंख्या होने का कारण क्या है? तो इसका कारण है कि समतल भूमि है। जैसे कि आपको पता है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक, आर्थिक कारक और सांस्कृतिक कारक हैं, जिनमें भौतिक कारक में जलवायु, मृदा, आपके ये भूमि, ये सब आते हैं, ऊंचावच आता है, तो इनको शामिल करते हैं। इनकी अगर अच्छी दशाएं होंगी तो जनसंख्या अधिक होगी निश्चित रूप से। तो आपके जो तटीय मैदान है वहाँ पर समतल भूमि है और मृदा कैसी है, उपजाऊ है, तो इसके परिणाम स्वरूप आपको पता है कृषि के विकास अधिक होंगे, और कृषि का विकास अधिक होने का मतलब आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। तो आर्थिक और भौगोलिक दशाएं यहाँ पर अच्छी होने के कारण क्या है, जनसंख्या का सांद्रण अधिक है। तो आप सटीक तरीके से लिख सकते हैं कि समतल भूमि, उपजाऊ मृदा के परिणाम स्वरूप कृषि विकास के कारण यहाँ पर जनसंख्या का सांद्रण अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जनसंख्या संगठन से क्या आशय है? देखो, जनसंख्या संगठन का मतलब क्या है, पहली परिभाषा देख लेते हैं। जनसंख्या लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक विशेषताओं को जनसंख्या संगठन कहते हैं। कैसे? यानी कि जनसंख्या के अंदर स्त्री और पुरुषों की संख्या निकालना, उनमें कैसी साक्षरता है स्थिति जानना, सामाजिक यानी कि जाति फैक्ट, धार्मिक फैक्ट, इन सब को हम गणना करते हैं। आर्थिक, जैसे कि श्रमिकों का विश्लेषण है, जनसंख्या कौन सी आर्थिक स्थिति है उनकी, ये सभी विशेषताएं आप किसके अंदर शामिल करते हैं, जनसंख्या संगठन के अंदर। ग्रामीण नगरीय संगठन, ये सारे किसके अंदर आते हैं, जनसंख्या संगठन के अंदर आते हैं। तो आपको सीधा याद रखना है कि जनसंख्या की लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक विशेषताओं को क्या कहते हैं, जनसंख्या संगठन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के किन राज्यों की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? गोवा, जिसके 62.17 जो प्रतिशत लोग हैं वो कहाँ पर रहते हैं, नगरों के अंदर रहते हैं। अगर यही क्वेश्चन उल्टा पूछे कि निम्न ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य, तब भी यही होंगे, क्योंकि सर्वाधिक अगर लोग नगरों में रह रहे हैं तो गांव में क्या हो जाएंगे, कम। ठीक है, तो पहला गोवा, दूसरा मिजोरम, तीसरा तमिलनाडु। अब तीन क्यों याद रखने हैं? देखो, आप चाहे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य, चाहे जनसंख्या वाले राज्य, जनसंख्या घनत्व वाले, साक्षरता वाले, ये सारे मैं बताऊंगा आपको आगे, कोई वीडियो लेकर आ जाऊंगा स्पेशल। तो इन सब में तीन तीन याद क्यों रखने हैं? क्योंकि एक बार 2021 या 22 के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ये दो ऑप्शन में ही नहीं थे, तो आपने तो याद कर रखा जैसे गोवा और मिजोरम। अब तमिलनाडु का आपको पता ही नहीं है, तो उत्तर सही कैसे होगा, नहीं होगा ना। इसलिए आपको तीन तीन यादें रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की कितनी भाषाएं अनुसूचित हैं और उनमें कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? तो आपको बता दूं कि भारत के जो संविधान है उसमें 8वीं अनुसूची के अंदर 22 कुल भाषाएं हैं। अनुसूचित भाषाओं का दर्जा जिनको मिला है और उनमें सर्वाधिक जो बोली जाने वाली भाषा है वो है हिंदी। ठीक है, तो हिंदी भाषा बोलने वाले लोग सर्वाधिक हैं, जिन 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय भाषाओं के परिवारों के नाम लिखिए। तो भारतीय भाषाओं के अलग अलग परिवार हैं, जैसे आस्ट्रिक, निषाद, ये कुल मिलाकर 4 परिवार हैं। पहला है आस्ट्रिक, या जिसको बोलते हैं दूसरा नाम निषाद, दूसरा है द्रविड़, और तीसरा चीनी या तिब्बती हो गया। चौथा देखो भारतीय यूरोपीय आर्य। तो सर्वाधिक यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि सर्वाधिक जो या फिर सबसे बड़ा भारतीय भाषा परिवार कौन सा है? तो यहाँ से आपको याद रखना है आर्य या भारतीय यूरोपीय, जिसका प्रतिशत है 73। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, आगे देखो, अब बड़े क्वेश्चनों पर गौर कर लेते हैं। जैसे कि पहला ही प्रश्न मैंने मेंशन किया है कि भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ से देखो, इस टॉपिक से बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, इसलिए 2 आपको याद रखने हैं।
वैसे याद सभी रखने हैं, मैंने बताए हैं पहले भी, दोबारा बता रहा हूँ कि भौतिक कारक कौन से हैं? जलवायु, जल, मृदा, धरातलीय स्वरूप या भूमि, उच्चावच, ये सारी चीज़ें भौतिक हैं। आर्थिक हो गए, नगरीकरण, औद्योगिकरण, खनिज, ये सब आर्थिक हो गए, है ना। तो इस तरीके से आपको इनको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से दो आपको मैं समझा देता हूँ, बाकी अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो प्रभावित कैसे करेगी जलवायु? जैसे जलवायु अगर सर्वाधिक प्रभावशाली कारक है, क्यों है? क्योंकि अगर जनसंख्या है वो कठोर जलवायु यानी कि ना तो अधिक गर्म वाले स्थानों में रहेगी और ना ही अधिक ठंडे वालों में रहेगी। जैसे मरुस्थल, थार का मरुस्थल है, वहाँ पर जनसंख्या कम होने का कारण क्या है? और हिमाचल के उच्च पर्वतीय यानी ऊंचे पर्वतीय भाग हैं, वहाँ पर भी कम होने के कारण, क्योंकि वहाँ पर ठंड अधिक है, राजस्थान में गर्मी अधिक है। तो कठोर जलवायु वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जनसंख्या कम रहेगी। और अच्छी अगर जलवायु दशा है, हमारे अनुकूल है, तो वहाँ पर लोग अधिक रहना पसंद करेंगे। धरातलीय स्वरूप कैसे? जैसे मैदानी भाग है तो वो कृषि योग्य भी होगा, परिवहन के मार्ग वहाँ पर सुविकसित, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, तो इसलिए वहाँ पर जो जनसंख्या है वो अधिक रहेगी। और भारत के प्रायद्वीपीय पठार हैं, वहाँ पर प्रायद्वीपीय जो पठारी भाग हैं पर्वतीय, वहाँ पर जनसंख्या कम रहने का कारण, क्योंकि वहाँ का धरातलीय स्वरूप सही नहीं होने के कारण वहाँ की भूमि अच्छी नहीं है, कृषि नहीं हो सकती, परिवहन सुविधाएं अच्छी नहीं मिल सकती, इसलिए ये भी प्रभावित करता है। इसी तरीके से जल, जहाँ पर अधिक या मीठा जल प्राप्त होगा वहाँ पर अधिक लोग रहेंगे, और जहाँ पर जल की कमी रहेगी वहाँ पर कम लोग रहेंगे। तो ये आपको इस तरीके से यादें रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या घनत्व की स्थानिक भिन्नता। अब स्थानिक भिन्नता आपको पता ही है कि जैसे कि आपने अभी देखा था कि सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व बिहार में है, लेकिन क्षेत्रफल उसका क्या है? कम है। उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश का भौगोलिक विस्तार वो कुल मिलाकर ठीक होने के बाद में भी वहाँ पर कम लोग रहते हैं, लगभग 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश के अंदर रहते हैं। तो ये डाटा ही आपको मेंशन करके इसका उत्तर देना है। जैसे कि भारत का जनसंख्या घनत्व में भिन्नता पाई जाती है, निश्चित रूप से मैंने आपको पहले भी बताया, चाहे जनसंख्या हो, खनिज हो, चाहे जनसंख्या घनत्व हो, सारी चीज़ों का जो वितरण होता है वो हमेशा असमान रहेगा। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर में, जबकि दिल्ली के अंदर 11,297 जो व्यक्ति हैं वो 1 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। उसी तरीके से उत्तरी भारत के कुछ राज्य हैं, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, इनका जनसंख्या घनत्व उच्च है। और दक्षिण में जाएंगे तो वहाँ पर 2-3 राज्य हैं, जैसे केरल है, तमिलनाडु, इनका उच्च है। लेकिन असम है, गुजरात है, हरियाणा है, इनमें मध्यम है। और आपको निम्न वाले भी याद रखने, जैसे हिमाचल का और असम का पर्वतीय भाग है ना, तो इनके अंदर क्या हो जाएगा? निम्न भाग, जनसंख्या कम रहेगी। तो इस प्रकार से आपको वितरण है उसको स्पष्ट करना है कि असमान कैसे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत जनसंख्या के दो घटक बताने। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूज ये रहता है कि जनसंख्या धनात्मक और ऋणात्मक होती है और प्राकृतिक और अभिप्रेरित होती है। तो ये तो दोनों घटक के अंदर आएंगे, प्राकृतिक और अभिप्रेरित। और धनात्मक और ऋणात्मक हैं जनसंख्या वृद्धि के प्रकार, ठीक है। यानी कि जनसंख्या में अगर कुछ बढ़ोतरी हो रही है तो धनात्मक, कमी हो रही है तो ऋणात्मक, लेकिन दोनों को ही आप वृद्धि बोलेंगे। अब देखो जनसंख्या वृद्धि के घटक, तो पहला हो गया प्राकृतिक। इसमें देखो दो ही चीज़ें मेंशन करेंगे, जन्म दर और मृत्यु दर, ठीक है। इनके बीच का जो अंतर है उसको आप प्राकृतिक वृद्धि कहेंगे। दूसरा है अभिप्रेरित, तो इसके अंदर जन्म दर और मृत्यु दर तो शामिल करेंगे ही, इसके साथ साथ अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती यानी कि प्रवास को भी आप शामिल कर लेंगे। यानी कि प्रवास में आप्रवास और उत्प्रवास दोनों के बीच का अंतर और जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर आपका क्या कहलाएगा? अभिप्रेरित वृद्धि। इसमें साथ में लिखा है दशकीय और वार्षिक वृद्धि बतानी है। तो दशकीय वृद्धि दर तो है भारत की 2011 के अनुसार 17.64, जबकि वार्षिक वृद्धि दर है 1.64। कब के अनुसार? 2011 के अनुसार। दोनों ही क्या हैं? उच्च हैं। बस इतना याद रखना है। छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ से भी, और ये बड़ा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया इस प्रकार से आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, कायिक घनत्व। कायिक घनत्व क्या होगा भाई? तो
पहले तो आपको कायिक घनत्व और कृषि घनत्व दोनों की परिभाषा देखनी है और फिर उनके सूत्र भी आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कायिक घनत्व, देखो कायिक घनत्व किसी क्षेत्र की जनसंख्या और उस क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि है, उसके अनुपात को आप कायिक घनत्व कहते हैं। और उसका सूत्र सीधा ही हो जाएगा, जो आपको चीज़ दी गई है जैसे कि कायिक घनत्व है तो उसके अंदर जनसंख्या, क्षेत्र की कुल जनसंख्या ऊपर रखनी है, और निवल क्षेत्र का मतलब है जो कृषि योग्य भूमि है उसको आप नीचे रख देंगे। कितने कृषि योग्य भूमि पर आप बुआई कर रहे हैं उसको नीचे रखेंगे, तो क्षेत्र की कुल आपके कायिक घनत्व आ जाएगा। कृषि घनत्व कब आएगा? किसी प्रदेश का कृषि घनत्व उसकी कृषक जनसंख्या कुल कृषि योग्य भूमि के अनुपात का द्योतक यानी प्रतीक है। अब देखो यहाँ पर तो आपने कृषि कायिक घनत्व के अंदर तो क्षेत्र की कुल जनसंख्या ली है, और कृषि घनत्व के अंदर केवल कृषक मजदूर हैं, कृषि में संलग्न जो लोग हैं उनको ही शामिल करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो कृषि में संलग्न कुल जनसंख्या कृषि घनत्व में आ जाएगी। बाकी नीचे ही वही आना है, निवल कृषित क्षेत्र यानी कि कुल बोया गया जो क्षेत्र होता है वो आपके यहाँ पर शामिल किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों में संक्षेप में आपको वर्णन लिखना है, और ये 2015 के अंदर सीबीएसई बोर्ड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन भी है, तो आपको ज़्यादा इस पर फोकस नहीं, यहाँ फोकस नहीं करना है, क्वेश्चन पर फोकस करना है। तो 2001 से 21 लेनी है, 2021 से 51, और 51 से 81, और 81 से 11। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि पहली बार आपको 20 साल का अंतर लेना है, बाद में 30-30 साल का अंतर लेके इस तरीके से 4 प्रवृत्तियां हैं, चारों यादें रखनी हैं। तो पहली के अंदर लगभग जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि 1.27 करोड़ की हुई, और इस अवधि को स्थिर जनसंख्या का काल भी माना गया है, साथ में इसको ऋणात्मक वृद्धि का काल भी कहते हैं। दूसरी है 21 से 51, तो इसके अंदर लगभग 25 करोड़ जनसंख्या उसकी वृद्धि हुई है। अब देखो इसी के अंदर एक है 2011 से लेकर 21 के बीच का काल, तो इसके बीच में क्या है, जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई है। ठीक है, जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि, ऋणात्मक का मतलब क्या है, कमी हुई है। दूसरा है 21 से 51, तो यहाँ पर देखो इसकी विशेषता याद रख लेना, सतत जनसंख्या वृद्धि का काल इसे कहा जाता है। 51 से 81 का काल जनसंख्या विस्फोट का काल कहलाता है, और 81 से 2011 तक का जो काल है उसको दशकीय वृद्धि दर तो निरंतर कम हुई है, और भारत की जनसंख्या के संदर्भ में एक शुभ संकेत है। क्यों? जैसे कि आपको मैं बता दूं, वृद्धि दर कम हुई है जबकि जनसंख्या वृद्धि कम नहीं, जनसंख्या वृद्धि कम नहीं हुई है। दर कैसे कम हुई है कि जैसे 100 पर पहले 10 व्यक्ति बढ़ रहे थे, अब 8 ही बढ़ रहे हैं लेकिन अब कम बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये शुभ संकेत है। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट आप करते रहें समय समय पर कि वीडियो कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि इसको शेयर करके सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें। ठीक है, और इन प्रश्नों को आप साथ साथ में नोट करते रहेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लास्ट में जब एग्ज़ाम आएगा तब आपको ये कंफ्यूज रहेगा कि मैं क्या पढ़ूं और क्या नहीं पढ़ूं, क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, ये समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए अगर क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो यहाँ से सीधा ये क्वेश्चन पढ़ोगे और आप आसानी से अपने एग्ज़ाम के अंदर 100 में से 100, 100/100 अपना टारगेट है जिसको लेकर चल रहे हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर तैयारी करनी है तो आप इन वीडियो को पूरा देखिए। 6 से 7 वीडियो और आएंगे आपके लिए, 3 वीडियो आ चुके हैं, वो अगर नहीं देखे हैं तो चैनल के होम पेज पर जाकर देख सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।